कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कोई फर्क नहीं बचेगा। तो ये पैसे कहाँ से आए मुसलमानों के पास? घर कैसे चला इन लोगों का? तो बड़ी ये साजिश हो सकती ये है, सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से तब जब दिल्ली दंगे को लेकर के पुलिस ने ऐसा हलफनामा दाखिल किया है। बहुत चौंकाने वाली बातें उसमें से सामने आती हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम राइट कराने का पूरा तैयारी हो चुका है। ये हमारे आदरणीय राहुल चाचा गांधी जी ने क्या कहा कि जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे जेनजी यहाँ पर आ जाए। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं नाजिया, और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आज आई है दिल्ली दंगे को लेकर। 2020 में यह दंगा हुआ था, आपको याद होगा, और पुलिस ने कहा है कि दिल्ली दंगे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी नाजिया। हिंसा फैलाने की कोशिश थी और 177 पन्नों का हलफनामा पुलिस ने दाखिल किया है और कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगे कोई भी अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। यह केंद्र में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी, देश को कमजोर करना मकसद था। यह बात 177 पन्नों के हलफनामे में कही गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दाखिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत बताते हैं कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ विरोध को हथियार बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कराए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य शामिल थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम इसके साजिशकर्ता थे, जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। आपको याद होगा दिल्ली में 2020 में, फरवरी 2020, जब सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, 23 से लेकर 26 फरवरी तक हिंसा भड़की थी। 53 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कहा है कि आरोपी बार बार झूठी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से हलफनामा दाखिल करके नाजिया यह बताया गया है कि देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी, कुछ भी अचानक नहीं हुआ था 2020 दिल्ली दंगे में। विशाल जी, 2020 में पश्चिम बंगाल में भी जावेद अहमद खान, जिसके लिंक डायरेक्ट पेशावर पाकिस्तान से हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा मंत्री है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है और साथ साथ ममता बनर्जी का बहुत करीबी है, उसने पाक सर्कस मैदान में पूरा 1 साल 18 दिन सीए और एनआरसी के खिलाफ उसने प्रदर्शन किया था और धरना पर बैठा था। तो ये पैसे कहाँ से आए मुसलमानों के पास? घर कैसे चला इन लोगों का? तो आप क्या लगता है कि ये जो इतने सारे प्रदर्शन और इतने सारे हिजाब के पक्ष में, ट्रिपल तलाक के खिलाफ और एनआरसी सीए के खिलाफ और यूसीसी के खिलाफ और वक्फ के खिलाफ, ये जो होता है, ये स्ट्रैटेजिकली नहीं होता है क्या? बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली होता है और इसमें फंडिंग पूरी की पूरी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आती है। क्योंकि अदरवाइज तो मुसलमान यही कहते हैं कि हम तो पंचर वाले हैं, हम तो नींबू संतरा बेचने वाले हैं, जब से मोदी आया है हमारे पास खाने को नहीं है, मोदी हमें टारगेट करता है, योगी हमें टारगेट करता है। तो फिर अचानक से ये पैसे आते कहां से है? ये लोग 2-2 साल, 1-1 साल, 1-1.5 साल कैसे धरना पर बैठ जाते हैं और फिर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बेल के लिए इतनी बड़ी-बड़ी याचिकाएं, इतने बड़े-बड़े एडवोकेट से ये फाइल कैसे करवा लेते हैं? ये पैसे कहां से आते हैं? साधारण व्यक्ति क्या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को क्या हायर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर, कोई बहुत बड़ी जिहादी और टेररिज्म पावर इनके पीछे है और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को अब सतर्क होना पड़ेगा और ऐसे जिहादी स्ट्रैटेजिकली जो टीम है, जो गुट है, उसको डिकोड करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली के दंगे, मैं इसीलिए जोड़ रहा था दोनों बातों को, एसआईआर की बात, और आप सोचिए नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर ऐसी हिंसा की गई कि पुलिस हलफनामा दाखिल करके कह रही है कि देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। वो सीए चूक गए पर वो शायद एसआईआर ना चूके, ऐसा भी तो हो सकता है। वो एसआईआर को लेकर प्लानिंग कर रहे होंगे इस बात से। नहीं, क्या वो एसआईआर को लेकर ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे? क्या ये बंगाल, क्या शाहीन बाग बंगाल में नहीं हो सकता एसआईआर के नाम पर? बिल्कुल हो सकता है। और आपको याद होगा नेपाल की घटना के बाद ये हमारे आदरणीय राहुल चाचा गांधी जी ने क्या कहा कि जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे जेनजी यहाँ पर आ जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने राहुल चाचा गांधी को क्या देखा कि वो एकदम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी प्रवक्ता बनकर के बैठ गए थे। आपको क्या लग रहा है कि इस भारत देश में मोदी की सरकार को गिराने के लिए क्या जिहादी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है? जिहादी स्ट्रैटेजी बन रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इतना ज्यादा जिहादी प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या थी? बैठकर बात हो जानी चाहिए थी। और इतनी बड़ी मीटिंग तो रखी गई थी, इतनी बड़ी कमेटी तो बनाई गई थी, तो वहां बात नहीं करके रोड पर बात करना पड़ा असदुद्दीन अवैसी को। उसके बाद तौकीर रजा, उसके बाद आई लव मोहम्मद, उसके बाद अभी एसआईआर। आप समझ रहे हैं ये पूरा स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये मिनी गजवाए हिंद चल रहा है
कंप्लीट गजवाए हिंद करने का सिर्फ ये टीजर और ट्रेलर दिखाया जा रहा है। जैसे कोई मूवी आती है शाहरुख खान आमिर खान की, तो पहले टीजर आता है, ट्रेलर आता है, वैसे ही ये टीजर और ट्रेलर हो रहा है। बिल्कुल सतर्क होना पड़ेगा देश की सरकार को कि दूसरा शाहीन बाग एसआईआर के नाम पर बन सकता है। और जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान के नेतृत्व में, हुमायूं कबीर के नेतृत्व में और सिद्दीकुल्ला चौधरी के नेतृत्व में अफरा तफरी का माहौल और जिहाद और जंगे करबला का मैदान पहले बन चुका है एनआरसी, सीए और यूसीसी के खिलाफ, उसी तरीके से दोबारा भी बन सकता है। आप सोचिए कि हुमायूं कबीर एक आईपीएस ऑफिसर है और वो टीएमसी से सांसद भी है, विधायक भी है, और उसने खड़े हो करके अलीपुर कोर्ट में अलीपुर कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नाजिया को अगर बेल मिलेगा तो उसको भी जला देंगे, कोर्ट को भी जला देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी बिल्कुल जिहादी बातें करता है। हुमायूं कबीर एक और है, वो कह रहा है कि गंगोत्री नदी में हिंदुओं को डुबा डुबा करके मारेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि एसआईआर बहाना बना करके पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम राइट कराने का पूरा तैयारी हो चुका है? अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा या वहां पर आर्मी और सीआईएसएफ नहीं पहुंचे 8 महीना पहले से इलेक्शन के, तो आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कोई फर्क नहीं बचेगा। बड़ी साजिश हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से तब जब दिल्ली दंगे को लेकर के पुलिस ने ऐसा हलफनामा दाखिल किया है। बहुत चौंकाने वाली बातें उसमें से सामने आती हैं। जब सीए के नाम पर इतना कुछ हो सकता है तो एसआईआर के नाम पर पता नहीं क्या क्या प्लानिंग हो रही होगी। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो बात नाजिया ने की, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए और इन दोनों मुद्दों पर खोलकर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।